आज की कहानी को लेकर के कौन आया है? तो आज हमारे साथ हमारे ही समूह की एक सदस्य हैं शिल्पा जी, जो हमसे जुड़ रही हैं खूबसूरत से गुलाबी शहर जयपुर से और एकेडमिशियन हैं, फ्रीलांस एडिटिंग करती हैं, शी इज़ अ स्टोरी टेलर और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करते हुए आज वो हमारे लिए वक्त निकाल के लेकर आई हैं और ये कहानी है सन्नाटा, जिसकी लेखिका हैं वरिष्ठ लेखिका मालती जोशी जी। कहानी बहुत खूबसूरत है और शिल्पा जी जब उसे सुनाएंगी तो उसको सुनने का मज़ा दुगना हो जाएगा। सो शिल्पा जी, द स्टेज इज ऑल योर्स। कहानी सुनने के बाद फिर मैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करने के लिए वापस आऊंगी। नमस्कार साथियों और बहुत बहुत धन्यवाद निर्जरा जी मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरी एक बहुत ही प्रिय लेखिका मालती जोशी जी द्वारा लिखित है और इस कहानी का शीर्षक है सन्नाटा। तो मैं शुरू करती हूँ। दर्पण के सामने देर तक बैठने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। मेकअप की हल्की सी परत एक जादू सा कर गई थी और वो अपने ही प्रतिबिंब पर मुग्ध हुई जा रही थी। कौन कहेगा कि वो 50 को छू रही है? कुछ भी तो नहीं बदला है। उम्र के साथ थोड़ा चेहरा भर गया है, बालों में इक्का दुक्का रुपहले दाग झिलमिला रहे हैं, बस। पर इन बातों ने तो उसके सौंदर्य को गरिमा ही प्रदान कर दी है। अब तो सारा दिन जैसे भागम भाग में बीतता है। बिंदी लगाने भर को वो आईने में झांक नहीं पाती। नहीं तो एक वो भी समय था जब वो घंटों आईने के सामने बैठकर अपने आप को निहारा करती थी। उन दिनों कॉलेज भर में उसके रूप के चर्चे थे और इसी रूप जाल ने तो गिरीश को बांधा था। इसके बल पर ही वो बिना किसी दान दहेज के इतने बड़े घर में आ गई थी। बड़ा घर, याद आते ही उसका मन कसैला हो उठा, जैसे दांतों के नीचे कोई कड़वी चीज आ गई हो। बीते दिनों की स्मृतियों ने कोई मधुर रागिनी नहीं छोड़ी, बल्कि मन में एक तीस सी उठी। वो एक झटके से उठी और कपड़ों की अलमारी के सामने जाकर खड़ी हो गई। बेकार की बातों से अच्छा है वो इस समय अपना अच्छा भला मूड नहीं बिगाड़ना चाहती थी। साड़ी का चुनाव वाकई एक समस्या थी, जैसा मेरे ख्याल से हम सब महिलाओं के साथ भी होता है। अपनी रोजमर्रा की साड़ियों की ओर तो उसने झांका भी नहीं। साल दर साल उन्हें ही पहनकर वो ऊब गई थी। कुछ साड़ियां जो समारोह के लिए खरीदी गई थी, पर हर कपड़ा हर मौके पर खिलता थोड़ी है। साड़ी ऐसी हो जो अवसर विशेष के अनुकूल हो और उसकी सौम्य सोबर इमेज भी बनाए रखे। कपड़ों को उलट पलट करते उत्तरा को निशी की बहुत याद आई। वो होती तो क्या उसे इस तरह सोचना पड़ता? वो तो पता नहीं कब से मुनासिब सी साड़ी, मैचिंग चूड़ियां, पर्स, चप्पलें सब कुछ निकाल कर रख चुकी होती और उसके रहते मजाल थी कि मम्मी उल्टा सीधा या बेतरकीबी से बाल लपेटकर कहीं बाहर चली जाए। कपड़े ही नहीं, उसका तो घर की हर समस्या पर अधिकार था। कोई भी काम उस पर छोड़कर निश्चिंत हुआ जा सकता था। उसके रहते घर कैसा भरा भरा सा लगता था। इस तरह द्वीपों में नहीं बटा हुआ था। उत्तरा को जब पीएचडी मिली तब निशी मुश्किल से 16 बरस की रही होगी। स्टाफ मेंबर्स पार्टी के लिए इसरार कर रहे थे। उत्तरा ने सोचा कि वही कैंटीन में कुछ खिला पिला देगी, पर निशी अड़ गई। कॉलेज में क्यों मम्मी? क्या तुम्हारा घर नहीं है? और पार्टी का सारा प्रबंध अकेले ही किया। खाना तो खैर बनवाया गया था, पर प्लेटें, स्पून, नैपकिन, यहाँ तक कि पान सुपारी की व्यवस्था भी उसने इतनी सुगढ़ता से की कि सब चकित रह गए। लोग अब फिर पार्टी मांग रहे हैं, पर अब उत्तरा की हिम्मत टूट गई है। यूं तो कहने को आशु भी घर पर है, पर आशु, उसने आवाज दी, पर जैसा कि वो जानती थी कोई जवाब नहीं आया। आजकल तो वो बस अपने पापा के इर्द गिर्द ही मंडराया करती है।
निशी भी थी तो आशु उसके साथ लगी रहती थी। उसकी शादी क्या हुई, दोनों लड़कियां हाथ से निकल गई। आशु, इस बार थोड़ी ऊंची और तल्ख आवाज थी। क्या है मम्मी? उसके लहजे से उत्तरा का पारा चढ़ा। वो भूल गई कि उसने उसे क्यों बुलाया है। ये क्या, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? चलना नहीं है क्या? कहाँ? अच्छा, वो आज आपका वो फंक्शन है ना? ना, सॉरी सॉरी मम्मी, मेरा जाना नहीं हो सकेगा। क्यों? पापा को बुखार है। कोई नई बात नहीं है। नहीं ना सही, पर ऐसी स्थिति में उन्हें अकेला तो छोड़कर नहीं जाया जा सकता ना। बेटा 2 घंटे तो महादेव भी उनके साथ बैठा रह सकता है ना। सो तो है मम्मी, पर क्या है ना, वहां सारी साहित्यिक बातें होंगी और मेरी समझ में कुछ आएगा नहीं। मैं वैसे ही वहां बोर हो जाऊंगी। ठीक है, उत्तरा ने विषय समाप्त करते हुए कहा। आशु जैसे प्रतीक्षा ही कर रही थी, तुरंत पलटकर चल दी। उत्तरा देर तक उसे देखती रही। इन दिनों वो एकदम अपनी माँ की प्रतिकृति सी बनती जा रही है, पर मन से कितनी दूर फेंक गई है। इसके विपरीत निशी एकदम अपने पापा पर गई है, पर बचपन से ही वो मम्मी की बेटी रही है और पिछले दिनों से तो वह बेटी से ज्यादा सखी बन गई थी। कोई भी बात उससे निसंकोच कहकर वो हल्का कर लेती थी अपना मन। निशी बड़ी बहन की तरह सांत्वना देती, धीरज बंधाती और कभी कभी तो उसका पक्ष लेकर पापा से भिड़ जाती थी। शादी होते ही लड़कियां कितनी बदल जाती हैं। माया ममता पता नहीं कहाँ खो जाती है। अब तो बस निखिल और मंटू निशी की दुनिया, और वो इन्हीं में ही सिमट कर रह गई है। मम्मी, दोबारा अपनी बेजारी जताते हुए आशु सामने खड़ी हो गई। वो लोग आ गए हैं। अरे 4 बज गए क्या? उसे चौंक कर खड़ी देखी। आशु, उन्हें बिठाओ, जरा पानी वानी पिलाओ, मैं बस आ रही हूँ। अपने को आखिरी बार आईने में देखने के लिए मुड़ी तो उसमें निशी का खिंचा खिंचा सा चेहरा परिलक्षित हुआ। उत्तरा जल भून गई। मेरे मेहमानों को 1 गिलास पानी पिलाने में इसकी जान निकलती है। पापा के लिए हर आधा घंटे में चाय बनाते समय इसके हाथ नहीं थकते। वो बुदबुदाई, पर सारा गुस्सा भीतर ही भीतर पी गई। इस समय वो अपना मन एकदम प्रसन्न रखना चाहती थी। हेलो एवरीबॉडी, बड़े ही खुशनुमा अंदाज में कहते हुए हॉल में प्रवेश किया, पर वहां सतीश अकेला बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। सामने ट्रे में पानी का भरा ग्लास अनछुआ था। चलो, बाय ऑल मीन्स मैडम, अंकल नहीं चलेंगे? नहीं, अंकल नहीं चलेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और आशु जी? नहीं, वो कैसे आ सकती है, उनके पास भी तो कोई चाहिए। वैसे तो मेरा जाना भी मुश्किल था, पर अब तुम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन कर रखा है। और ये कहते हुए वो खटाखट सीढ़ियां उतरकर गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई। सतीश को मजबूरन साथ आना पड़ा, पर उसके लिए दरवाजा खोलते हुए, अपनी सीट पर बैठते हुए और गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसकी आंखें बार बार दरवाजा जो बंद था और जो खिड़कियां जो पर्दे में लगी हुई थी, वहीं उसे निराशा ही हाथ लगी। बेचारा सतीश, उत्तरा को उस पर दया आ गई। बेचारा जान चिढ़ता है आशु पर वो लड़की तो ऐसी है कि 1 मिनट पापा को आंखों से ओट नहीं करना चाहती। साथ नहीं आई ना सही, पर गुड लक कहने दरवाजे पर तो आ ही सकती थी ना। गुस्सा तो मुझे उसके पापा पर आता है। ऐसे नाजुक मिजाज हैं कि हर पल किसी का आंचल थामे रहते हैं। 5 बहनों में अकेले भाई हैं, खूब लाड प्यार पाया है। अम्मा जी ने तो एकदम आंख की पुतली की तरह उन्हें सजेहा था। तभी तो यथार्थ की धरती पर पैर रखते ही उनका दम फूल जाता है। और जिस बीमारी का आशु इतना हवा बना रही है, उसकी नब्ज निशी ने खूब पकड़ ली थी। कुछ नहीं मम्मी, ये जॉब सिकनेस है, जिम्मेदारियों से भागने के बहाने हैं। इन्हें सारी झंझटों से मुक्ति दे दीजिए, फिर देखिएगा इन्हें कुछ नहीं होगा। बात एकदम सही थी। चाहे बिजली का बिल भरना हो या हाउस टैक्स,
बच्चों का एडमिशन करवाना हो या खेत से कुछ सामान लगवाना हो, गिरीश को कल्पना से ही बुखार होने लगता था। बुखार ना आता तो पीठ अकड़ जाती, कभी सिर जो है वो दर्द से ऐसे फटने लग जाता। बच्चों की हारी बीमारी में भी कभी उनका सहारा नहीं मिला। निशी की सगाई के समय तो वो अस्पताल में ही भर्ती हो गए थे। बच्चों की दादी जब तक रही, बेटे की बीमारी में घर सिर पर उठा लेती थी। उनकी इस हाय तौबा में मूल प्रश्न जाने कहां भिला जाता। बार बार कोसती, हाय हाय, अकेला आदमी बेचारा कहां तक बोझा ढोता फिरेगा, एक लड़का ही अगर हो जाता तो। और ये बात वो उस अंदाज में कहती कि मानो बेटा होता तो सीधे झूले से उतरकर बाप का हाथ बटाने ही पहुंच जाता। मां की मृत्यु के बाद तो गिरीश एकदम निराशित हो गए। पहले तो उन्हें उत्तरा का सहारा लेना चाहा, पर वैसी संवेदनशील सेवा वो कैसे करती, कब करती? आखिर बच्चे भी तो उसी को पालने थे। नौकरी भी अब उसके लिए शौकिया नहीं रही थी, वो जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गई थी। ये बड़ा घर मात्र एक छलावा था। सारे सब्ज बाग, दूर के ढोल निकले। वकालत की एक तख्ती जरूर टंग रही थी दरवाजे पर, ताकि कोई ये ना कह सके कि निठल्ले हैं और बीवी की कमाई खाते हैं। शेष तो बस उत्तरा ही जानती थी या उसका ईश्वर। पत्नी से निराश होकर अब उन्होंने आशु का दामन थाम लिया है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वे इस तरह लड़की को तबाह कर रहे हैं। पता नहीं कैसे उसके मन में ये भय बैठ गया है कि उसकी शादी होते ही पापा एकदम अकेले पड़ जाएंगे। अकेलापन क्या इतना भयानक होता है? आखिर उत्तरा भी तो जी ही रही थी। वो तो बरसों से भीड़ के बीच अकेलेपन को झेल रही थी, पर उसने तो कभी शिकायत नहीं की। मैडम, वो जैसे हड़बड़ा कर तंद्रा से जागी। गाड़ी कब कॉलेज के पास पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। पोर्च में उसके कुछ कनिष्ठ सहयोगी और विभाग के छात्र छात्राएं उसके स्वागत के लिए खड़े थे। गाड़ी से उतरते समय उसकी मनस्थिति बड़ी अजीब सी हो गई थी। अपने ही कॉलेज में इस तरह मेहमान बनकर आना बड़ा अटपटा सा लग रहा था। वो तो बार बार मना कर रही थी, पर स्टूडेंट्स माने ही नहीं। उसका गौरव, उसका सम्मान तो जैसे सबका हो गया था। वो कैसे इसे व्यर्थ जाने देते? पर सब कुछ इतना अनपेक्षित था कि स्वयं उत्तरा हैरान थी। वर्षों के अध्ययन और परिश्रम के बाद उसने एक भारी भरकम पुस्तक लिखी थी, भारतीय नारी की सामाजिक चेतना का उदय और विकास। बड़ी मुश्किल से तो वो प्रकाशक जुटा पाई थी। उसने उस समय बस यही आशा की थी कि वो किताब शिक्षा मंत्रालय द्वारा खरीद ली जाए तो पुस्तक कॉलेज के पुस्तकालयों में पहुंच जाएगी। 4 लोग इसे पढ़ेंगे तो उसका श्रम सार्थक हो जाएगा। पर आश्चर्य, ये पुस्तक तो अकादमी पुरस्कार जीत लाई। उसे तो सुनकर कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके छात्र जगत में तो आनंद की लहर सी दौड़ गई थी। पुस्तक पुरस्कार वितरण समारोह तो राजधानी में अगले महीने होना था, पर उन लोगों ने कॉलेज में उससे पहले ही एक समान समारोह आयोजित कर डाला। उसे हमेशा अपने विद्यार्थियों से आदर और स्नेह मिलता रहा, और आज फैकल्टी का वो छोटा सा हॉल बड़े ही कलात्मक ढंग से सजाया गया था। हॉल में प्रवेश करते ही स्वयं प्राचार्य साहब ने उठकर उसका स्वागत किया तो वो संकोच से गड़ गई। उसे पहले तो फूल मालाओं से लाद दिया गया, फिर भाषण का दौर प्रारंभ हुआ। छात्र तो उसकी इस उपलब्धि से गदगद ही थे, और कुछ सहकर्मियों ने भी जब उसकी प्रशंसा के पुल बांध दिए तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। प्राचार्य महोदय ने भी 2 शब्द बोले। उत्तरा के कारण उनका ये कस्बाई कॉलेज देश के नक्शे पर आ गया था। वो बहुत खुश थी। वो सुनती रही और सोचती रही, काश आशु यहाँ होती, उसके पापा यहाँ होते। वे लोग जरा देखते तो सही कि घर के बाहर उसे कितनी इज्जत, कितना प्यार मिलता है।
पर वो यहाँ आते ही क्यों? पत्नी की गौरव गाथा निष्प्रभ भाव से सुनने का सामर्थ्य उसमें कहाँ है? तभी तो बुखार आ गया ना। उस दिन भी जब कुछ लोग यह सुसंवाद लेकर घर पहुंचे थे, तब भी वे सहज भाव से उसे झेल नहीं पाए थे। कैसी रोनी सी आवाज में बोले थे, भाई हमने तो इन्हें पूरी स्वतंत्रता दे रखी है, जितना समय मिलता है अपने विषय को दो, घर बार की चिंता छोड़ दो, उसे हम संभाल लेंगे। अब हम कोई बड़े विद्वान तो है नहीं, बस इतना सा योगदान ही दे सकते हैं। उनके हर शब्द से झांकते हीनता बोध ने उसे इतना नहीं कचोटा जितना उनकी झूठ ने। उसका मन हुआ कि सबके सामने उन्हें बेनकाब कर दे, बता दे कि वो कितना घर बार देखते हैं, पर चुप बनी रही। कभी कभी सुखी गृहस्थी का नाटक भी कितना जरूरी हो जाता है ना? इस समय भी वो प्रसंग याद करते ही उसका मन एकदम फुफकार उठा। सम्मान की सारी खुशी, सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। रात भर जागकर एक आलेख तैयार किया था, पर जब बोलने के लिए खड़ी हुई तो एक शब्द भी याद नहीं आया। पहली बार उसे कागज की जरूरत महसूस हुई। सुनने वालों ने समझा कि भाव विवल हो जाने के कारण वाणी उनकी कुछ अवरुद्ध हो रही है, नहीं तो वो तो साक्षात सरस्वती है। लौटते समय आधा दर्जन लोग साथ आए। फूल मालाएं और भेंट सामग्री उनके हाथ में थी। घर पहुंची तो दरवाजा वैसे ही बंद था। चलते समय ना तो किसी ने विदा किया था और ना ही अब कोई स्वागत में खड़ा था। अब चलेंगे मैडम, किसी ने कहा तो मन पर हथौड़े की चोट लगी। इतने बड़े हंगामे के बाद ये लोग उसे अकेला करके चले जाएंगे। कल्पना से ही वो सिहर उठी। ऐसे कैसे चले जाओगे? अंदर आइए, एक एक कप कॉफी तो पीते जाइएगा। और फिर उसने दरवाजे की घंटी जोर से दबा दी, और इतनी जोर से दबाई कि उसकी आवाज के सन्नाटे से क्या हुआ? उस घंटी की आवाज से सन्नाटे की धज्जियां उड़ गईं। तो ये थी मालती जोशी जी द्वारा लिखित कहानी सन्नाटा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत कहानी और उतना ही सुंदर उसका वाचन।